तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, जिसमें कुछ प्रश्न जो हैं 2024 से कुछ एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्न जो हैं एसएससी एमटीएस के हैं और कुछ एसएससी सीएचएस एसएल के हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट है ये आप कितने तैयार हैं, आपको उसे चेक करने का एक बेहतर अवसर है। आप देख सकते हैं इसे आराम से। हालांकि इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल्स भी दिया है, पर आप उसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू जा सकते हैं। तो देखें, जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अभी देखिए क्या है ना, मालदीव काफ़ी चर्चे में रहा था, हमारा पड़ोसी देश है, इसके लिए सवाल है, तो मे भी उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। विकल्प 4 है यहाँ, दारी, मलयालम, जोंगखा या दिवेही। तो बताना है कि इनमें से कौन सी जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है ये दिवेही है। अब मालदीव की बात करें, जैसा कि पहले बताया, काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि भारत का पड़ोसी है और वैश्विक संदर्भ में अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जो कि आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य के रूप में जाना जाता है। और यहाँ की राजधानी जो है वो माले है, जो कि मालदीव के सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा मालदीव ऐसा देश है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है मात्र 1.5 मीटर है। और दिवेही भाषा की अगर हम बात करें तो यह इंडो आर्यन भाषा है, जो कि श्रीलंका की सिंघल भाषा से भी समानता रखता है थोड़ा थोड़ा। और अगर हम आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसके पास कुछ निश्चित अधिकार होते हैं। ये अधिकार लिखित रूप में या ऐतिहासिक उपयोग द्वारा बनाए जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, जबकि अंग्रेजी भाषा सहायक या गौण भाषा है। इसके अलावा भारत में कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। हालांकि भारत में इंग्लिश का प्रयोग धड़ल्ले से होता है, लेकिन कहीं भी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। मतलब ये कहा गया है कि लिपि जो है देवनागरी होगी और हिंदी भाषा होगा। ठीक है, और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। बोत्सवाना, कंबोडिया, पोलैंड या म्यांमार। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि पुला जो है बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। और बोत्सवाना की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी है और यह दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। और यह है कि बोत्सवाना में क्या है ना, कि जो बोत्सवाना एरिया जो है, जो क्षेत्र है, ये कालाहारी मरुस्थल का एक हिस्सा है और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है। तो ये जो पुला है, तो पुला वर्ड की अगर हम बात करें तो बोत्सवाना देश में पुला का शाब्दिक अर्थ होता है बारिश। तो मतलब खुशी के रूप में इसका नाम रखा गया था पुला। तो हालांकि 23 अगस्त 1976 से पुला को जारी किया गया। इसके पहले रेंड का प्रयोग किया जाता था। रेंड जो कि दक्षिण अफ्रीका की भी मुद्रा है, तो उससे पहले यहाँ चलन में था, जिसे कि 23 अगस्त 1976 से हटाते हुए पुला को जारी किया गया। तो वर्तमान समय में जो बोत्सवाना देश है उसकी जो मुद्रा है वो पुला है। इसके अलावा थोड़ी सी कंबोडिया की अगर हम बात कर लें तो कंबोडिया की करेंसी जो है वो रियल है, जबकि पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड की जो करेंसी है वो ज्लाटी है। तो पोलैंड का थोड़ी सा भी चर्चे में बना हुआ है, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि लगभग 40 से 41 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो पोलैंड अभी गए हैं, पोलैंड की राजधानी वारसा पहुँचे हैं ये, इसके बाद फिर ये यूक्रेन गए हैं। बहरहाल तो पोलैंड चर्चा में है, तो करंट अफेयर में इससे पूछा जा सकता है। और म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम क्यात है। अब प्रश्न नंबर 3 देख लें हम। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था। कांडला गुजरात, सांता क्रूज महाराष्ट्र,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या फाल्टा पश्चिम बंगाल। बताना है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि ईपीजेड यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे स्थापित किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे ए कांडला हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो कांडला गुजरात में भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है स्थापित किया गया था। अब क्या था कि भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने में आगे आ जाता है हमारा देश। और ऐसा होता है कि सन 1965 में भारत एशिया का ऐसा देश बनता है जिसने 1965 में कांडला गुजरात में पहला ईपीजेड स्थापित किया। और भारत में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के भी कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। और जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम यानी कि सेज एक्ट 2005 में लाया गया, जो कि मई 2005 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिस पर 23 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। और 10 फरवरी 2006 से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 जो है लागू हुआ था। अब थोड़ी सी यही बात आता है कि यार 1 अप्रैल 2000 में घोषित कर दिया गया सेज और 10 फरवरी 2006 से प्रभाव में आया, तो क्या इसके बीच काम हुआ या नहीं? तो ऐसा नहीं था, काम हुआ था। हुआ ये था कि बीच में जब नीति घोषणा हो गई तो उसके बाद यह जो सेज था यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये विदेश व्यापार नीति के तहत 1 नवंबर 2000 से 9 फरवरी 2006 तक इसने कार्य किया। उसके बाद यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के तहत आके कार्य करने लगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो निर्यात को बढ़ावा देना था। तो भारत जो है एशिया में पहला ऐसा देश बना था जिसने जिसने एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन की यानी कि ईपीजेड मॉडल की स्थापना की थी सन 1965 में। कहाँ किया था? कांडला गुजरात में। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता, इन तीनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और यह बहुत सफल रहा था। प्रथम, छठी, 7वीं या 5वीं? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाया, रोजगार के अवसर बढ़ाया और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसने काम किया और यह काफ़ी सफल रहा था। तो असल में जो ये योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि राजीव गांधी के समय में लाया गया था 1985 से 1990 में, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही यानी कि 1984 में इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, तो इसको लाया गया था राजीव गांधी की सरकार में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हासिल करना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन को 1984-85 के जो 155 मिलियन टन था उससे बढ़ाकर योजना अवधि के अंत तक यानी कि 1990 तक 200 मिलियन टन करना था, जो कि लगभग सफल रहा था। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर भी इसमें यानी कि 7वें पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया था। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा विशेषता ये था कि इसने सन 2000 तक यानी कि ईयर 2000 वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान दिया था। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी विरोधी कार्यक्रम, इसके अलावा आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था इसमें। और जो लक्षित विकास दर रखा गया था वो 5.0% था, जबकि वास्तविक या जो प्राप्ति दर थी वो 6.01% थी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये पूर्णतः सफल रही थी। अब थोड़ी सी हम
पांचवी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लें तो ये 1974 से 1978 तक लागू की गई, मतलब 1979 तक थी, लेकिन बीच में क्या किया था, जब सरकार चेंज हुई थी उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था, इसका तो रोलिंग प्लान ला दिया था। तो खैर हम पाँचवीं की बात कर रहे हैं, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह सन 1974 से 1978 तक लागू की जाती है और इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग में आत्मनिर्भरता हासिल करना। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो यह 1980 से 85 तक इसका कार्यकाल था छठी पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाता है, मतलब यहाँ से तो इसने क्या किया कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। इसके लिए इसने क्या किया कि जो मूल्य नियंत्रण को था उसको समाप्त कर दिया गया, जैसे बहुत सारी चीज़ों का मूल्य नियंत्रित कर दिया गया था उसको समाप्त कर दिया इसने। तो कहा जा सकता है कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसे माना जाता है कि नेहरूवादी जो समाजवाद है उसके अंत के रूप में छठवीं पंचवर्षीय योजना को देखा जाता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा जी के कार्यकाल के समय। और इसी समय क्या हुआ, एक समिति बनी जिसका नाम था शिवरमन समिति, उसकी सिफारिश पर नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। और छठवें पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रखा गया था वो 5.2% था, जिसका प्राप्ति जो था वो 5.7% था। अब लगे हैं थोड़े से प्रथम पंचवर्षीय योजना की भी अगर हम बात कर लें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चलता है, तो इसमें क्या था कि इसने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। देश उस समय आज़ाद ही हुआ था, है ना। और तो इसी समय एक अर्थशास्त्री थे जो कि काफ़ी यंग थे, उन्होंने ये जोर दिया था कि तर्क देकर कहा था, जिनका नाम था के एन राज। इन्होंने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों तक यानी कि 1951 से 1971 तक यानी कि 1950 से 1970 तक भारत को धीरे धीरे विकास करना चाहिए, क्योंकि इसके अलग डायमेंशन है। खैर, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, जिसमें बांधों और सिंचाइयों में निवेश करना शामिल था। तो इसी संदर्भ में भाखड़ा नांगल बांध के लिए आवंटन किया गया भारी मात्रा में पैसों का। इसके अलावा जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसने बचत को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया कि मतलब बचत को बढ़ाया जाए। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही यानी कि 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने के प्रावधान किए गए। और इसमें जो लक्षित दर था वो 2.1% था, जबकि जो प्राप्ति दर थी वो 3.6% थी। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था पहले पंचवर्षीय योजना का। अब हम बात करें जो IIT बनाए गए 5, उनमें शामिल है IIT खड़गपुर जो आज़ादी के बाद प्रथम बना, वो 1951 में खड़गपुर में। उसके बाद मुंबई में 1958 में, IIT कानपुर 1959 में, मद्रास 1959 में और दिल्ली 1961 में। इसके बाद 1961 के बाद सन 1994 में गुवाहाटी में बनता है। फिर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 2016 से 18 तक में IIT का निर्माण हुआ है। वर्तमान में देश में IIT की संख्या जो है 23 है। और रुड़की जो कि भारत का सबसे पुराना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है 1847 में स्थापित हुआ और 2001 में इसमें कुछ इसमें कार्यक्रम किए गए थे, है ना। अब क्या हुआ था कि 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम को मंजूरी दिया गया और जितने भी IITs थे उनको राजकीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या M विश्वेश्वरैया या डॉक्टर BR अम्बेडकर? सही विकल्प यहाँ पे C है कि M विश्वेश्वरैया या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया
जबकि पीसी महालनोबिस की अगर हम बात करें तो इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है पूरे संसार भर के लिए। और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे, ठीक है। तो अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेटों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? विकल्प है बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब देखिए 4 महानगरों की बात हो रही है, तो 4 महानगरों में इनमें कौन शामिल नहीं है? प्रमुख महानगरों में बेंगलुरु शामिल नहीं है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इस ऑपरेशन का जो हिस्सा था, जो हिस्सा नहीं था, वो शहर बेंगलुरु था, बल्कि दिल्ली था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये असल में श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध क्रांति से संबंधित है, उसको सफल बनाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। तो क्या हुआ कि भारत सरकार जो है हरित क्रांति की भारी सफलता को देखते हुए बड़ा खुश थी कि भाई अच्छा प्रदर्शन हो रहा है इसका, तो कुछ दूध उत्पादन के लिए भी किया जाए। तो इसीलिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी और इसे ही हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और जो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई असल में दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। और क्या हुआ कि सन 1964-65 में, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के शुरू होने से पहले भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन फ्लड से पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़ी इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। सघन पशु विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, तो जिसमें क्या हुआ कि देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को उन्नत पशुपालन के लिए पैकेज प्रदान किया गया था कि मतलब आप अच्छा पशु पालिए, उनको अच्छा चारा वगैरह दीजिए। बाद में फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा देश में श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सन 1970 में की गई और इसका उद्देश्य देश भर में मिल्क ग्रिड बनाना था। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। और ये जो ऑपरेशन फ्लड था यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। और जैसे कि पहले ही बताया आपको कि 3 चरणों में शुरू किया गया था। तो पहला चरण 1970 से 1980 तक चलता है और दूसरा चरण 1981 से 85 तक चलता है और तीसरा चरण 1986 से 1996 तक चलता है। तो पहले चरण में क्या हुआ था कि इस चरण का जो वित्त पोषण, मतलब अगर पैसे की बात करें, उस समय पैसा इतना था नहीं देश में और इतना बड़ा कार्यक्रम चालू किया गया, तो इसको जो पैसे आते थे वो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से जो यूरोपीय संघ जो दान करता था, जिसे मक्खन, तेल और स्किम्ड मिल्क पाउडर है, उनकी बिक्री से इसको पैसा प्रदान होता था। तो इस चरण में क्या हुआ कि इस चरण को सफल बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इनमें एक ये भी शामिल था कि महानगरों में जो दुग्ध की विपणन नीति है उसमें सुधार किया जाए। तो इसी के तहत क्या किया गया था, 4 महानगरों को इससे जोड़ा गया था, तो जिसमें बेंगलुरु शामिल नहीं था। ठीक है, अब क्या है दूसरे चरण की अगर हम बात करें कि जो कि 1981 से 1985 तक चलता है 5 वर्ष के लिए, तो इसमें क्या है जो दुग्ध सेट थे उनकी संख्या 18 थी, उससे बढ़कर 136 हो गई। तीसरा चरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण था 1986 से 1996 तक चलता है, तो ये 10 वर्षों तक चलता है टोटल। इसमें क्या हुआ कि डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में जो है भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर है और निर्यात करने के लिए भी मतलब निर्यात भी होता है बहुत सारा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ऑनलाइन अनुपालन, गंतव्य आधारित कर या संरचना कर या इनपुट क्रेडिट कर? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, गंतव्य आधारित कर।
और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। केंद्रीय विधानमंडल यानी कि भारतीय संसद, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, साइबर कानून, पशुधन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, साइबर कानून, जो कि अवशिष्ट शक्तियों के तहत आती है। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। अब अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा कहीं भी परिभाषित नहीं है, बल्कि ये कहा गया है अनुच्छेद 248 में कि अगर कोई ऐसा मामला है जिस पर जो कहीं परिभाषित नहीं है, कहीं बताया नहीं गया है भारतीय संविधान में, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को होगा। अब क्या है कि अब जैसे जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको भी पता था कि भैया ये सन 1947 की बात है, आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद बहुत सारे परिवर्तन होंगे, तो कुछ नियम उससे बनाने पड़ेंगे, तो उसकी शक्ति किसे दी जाए। तो इसलिए यह शक्ति जो है केंद्र सरकार को प्रदान की गई थी। अब चूंकि क्या है कि जब आज़ाद हुआ देश 1947 में, तो उस समय मतलब ये थोड़ी सी साइबर कानून जो है उस समय के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, तो इसलिए जानबूझकर ऐसी शक्तियों को जो है केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई पर, चालक की आर्द्रता पर, या इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत, या चालक का पदार्थ। तो सही विकल्प यहां पे बी हो जाएगा कि चालक की आर्द्रता पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। अब चालक की बात करें तो चालक ऐसे वो चीज मटेरियल होते हैं जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, कोई उस पर रोक नहीं लगाते। अब और जो ऐसा है कि जो आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं उनको प्रतिरोधक कहा जाता है। और जो कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है चालक के पदार्थ की प्रकृति, कि चालक किस चीज़ का बना है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी कि जो चालक है उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जितनी उसकी लंबाई अधिक होगी प्रतिरोध जो है उतना अधिक होगा। और चालक की मोटाई पर भी निर्भर करता है, यानी जितनी अधिक मोटी होगी उतना ही प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, चालक की आर्द्रता। और प्रश्न नंबर हम 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश और स्टारफिश। यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि स्टारफिश में जो है अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। और जेलीफिश जो कि फिश नहीं है, कुछ अलग चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसे प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, अम्ल है, खैर अम्ल पाया जाता है। फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो कच्चा आम मतलब मज़ा आ रहा है। खैर कच्चे आम में टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो संरचना कुछ इसका इस प्रकार होता है। ठीक है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें OH ग्रुप होता है। इसका फार्मूला है C4H6O6। ठीक है, जो कि सफ़ेद और क्रिस्टलीय होता है। इसके अलावा जो टार्टरिक एसिड होता है केला इमली में भी पाया जाता है। आम के अलावा केला इमली में पाया जाता है। और इसका जो प्रयोग है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो थोड़ी सी फार्मिक एसिड है, अगर इसकी भी हम बात कर लें तो फार्मिक एसिड जिसका फार्मूला जो है HCOOH होता है। और या फिर मतलब IUCN पद्धति में इसको CH2O2 भी लिखते हैं, जिसे कि मेथेनोइक एसिड कहा जाता है फार्मिक एसिड को।
तो ये जो फार्मिक एसिड है असल में जो लाल कलर की चींटी होती है, आप अगर आम के पेड़ में कभी देखे हो, और जब काटती है तो बड़ा भयंकर काटती है आपके शरीर से चिपक जाती है, उसमें पाया जाता है। फिर जो जुआं होते हैं हमारे सर में, जुआं, उसमें पाया जाता है। मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो जब ये काटते हैं ना तो इनके शरीर से थोड़ा सा अम्ल निकलता है और हमारे शरीर में पहुंच जाता है, इसलिए जलन होता है। इसमें सबसे खतरनाक होता है बिच्छू का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में डंक चला जाता है उसका। तो जो फार्मिक एसिड है इसका उपयोग रबड़ को जमाने के लिए, रंगाई के लिए, मतलब रबड़ को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो जो लाल चींटी है उसका अचार वगैरह खाते हैं चाइनीज लोग, मतलब उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। और इसके बाद थोड़ी बेंजोइक एसिड को भी देख लें, जो कि बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन में फार्मिक एसिड मिल गया है इसमें, मतलब रासायनिक संरचना के अनुसार C6H5COOH एरोमेटिक यौगिक होता है। तो इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है बेंजोइक एसिड का। और जो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो मतलब उनका उपयोग जो है ज़्यादातर इत्र वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि जो बेंजोइक एसिड है स्ट्रॉबेरी, सेब और जामुन में पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जामुन मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है, तो आपको जो साल में जामुन का होता है ना, खाना चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी हम एसिटिक एसिड की बात करें, जिसे कि हम सामान्यतः सिरका के नाम से जानते हैं। तो इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला है CH3COOH, यानी कि इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं, इसलिए इसको एथेनोइक कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका ना बहुत ही प्रयोग है। इसका मेन है कि कैंसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है कि चिकित्सकीय रूप में एसिटिक एसिड को ट्यूमर में क्या करते हैं, सीधे इंजेक्शन के द्वारा कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो गुण होता है सिरका का, जीवाणु रोधी होता है, जिसके कारण इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा जो रेयान का फाइबर होता है उसको बनाने में, सब्जियों के अचार बनाने में, साथ ही साथ जो रबड़ है उनके निर्माण में, विभिन्न प्रकार के इत्र के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षतंतु या एक्सॉन कहा जाता है, जिसे आवेग, इम्पल्स या द्रुमास्म या जिसे कि डेंड्राइट कहा जाता है, या सिनेप्स। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सिनेप्स कहा जाता है इसे। और प्रश्न नंबर 13 है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसे कि ओपेक कहा जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी का गठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई, तेहरान, कतर या बगदाद। सही विकल्प इसका डी हो जाएगा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन या ओपेक की स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वह बगदाद में हुआ था। और इसका गठन जो है सन 1960 में किया गया था, एक कार्टेल के रूप में, मतलब इनका ग्रुप बना था। हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र से पंजीकृत है और इसमें जब ओपेक का गठन हुआ था तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या जो था वो 26 था, लेकिन वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश बचे हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले यानी कि 5-6 साल पहले, हाँ 2018 में कतर जो है इससे अलग हो गया था। अब बात करें इसमें जो शामिल देश हैं तो उसमें शामिल है कुछ पश्चिमी एशिया से तो हैं ही, कुछ अफ्रीका से हैं और कुछ दक्षिण अमेरिका से हैं। तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी और कांगो इसमें शामिल देश हैं। और प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 14 कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोनापौला, गोवा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, कोच्चि, केरल। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोनापौला में, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना
1 जनवरी सन 1966 में की गई थी और यह भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की एक प्रयोगशाला है और इसका मुख्यालय जैसा कि गोवा में स्थित है। साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 3 हैं, जो कि मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम में है। 3 जगहों में यानी कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल, इन 3 राज्यों में इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि गोवा में इसका मुख्यालय है। और ये जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ये बहुत ही बड़ा संस्थान है, मतलब इसके बहुत ही बेहतरीन कार्य हैं और इसके पास लगभग 50 पेटेंट हैं, जिसमें से 50 यानी 50 पेटेंट हैं इसके पास, जिसमें से 60% जो पेटेंट हैं वो समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों या कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संग्रहण दिवस, संचयिका दिवस, संकलन दिवस या किफ़ायती दिवस। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, संचयिका दिवस। और प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या रविंद्रनाथ टैगोर। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। इन्होंने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। और प्रश्न नंबर 17 है कि उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य या फॉर्मेसा जलडमरू मध्य। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सुंडा जलडमरू मध्य। तो सुंडा जलडमरू मध्य है जो कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। और प्रश्न नंबर 18 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति से कम था? देखिए, अरुणाचल प्रदेश का तो सबसे कम है ही, लेकिन वो यहाँ पे विकल्प में है ही नहीं। विकल्प है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या त्रिपुरा। तो यहाँ पे वैसे सही विकल्प सी होगा, क्योंकि सिक्किम जो कि मतलब एरिया में भी छोटा है और पहाड़ी इलाके में है और बेहतरीन नज़ारा है वहाँ सिक्किम में, तो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 86 है। ठीक है, थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 123 है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 200 है, जबकि त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा यहाँ पे भाई बवाल है, 350 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। और प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। पहला लिखा है कि डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती हैं। या चौथा है कि डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो आई थिंक ये विकल्प आपको आना चाहिए, तो आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इसका नंबर डी हो जाएगा सही विकल्प, वही कि भाई डेबिट कार्ड से अपन क्या है, बैंक से सीधे पैसे निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से ऐसा नहीं कर सकते, निश्चित सीमा तक हम उससे ऋण ले सकते हैं। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? सिलचर, पोरबंदर, अहमदनगर और इम्फाल, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा तो वही पूरब से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर।
तो ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्य से होकर गुजरता है और यह मध्य प्रदेश के एकमात्र शिवपुरी शहर से गुजरता है। तो ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है असल में ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। और ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसका प्रबंधन जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा की जाती है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, NHAI के द्वारा। और इसी तरह उत्तर दक्षिण गलियारा भी है जो कि श्रीनगर को कोच्चि से जोड़ने का काम करता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है असल में क्या है कि भारत के कई प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। और जब इसका निर्माण किया गया तो इस निर्माण के बाद मतलब ऐसा देखने पर लगता है कि ये चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, तो इसके लिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये भारत के जो 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली जो कि उत्तर में है, चेन्नई जो कि दक्षिण में है, कोलकाता जो कि पूरब में है और मुंबई जो कि पश्चिम में है, इनको जोड़ने का काम करता है। और सन 2001 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या सत्यशोधक समाज? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन आंदोलन की शुरुआत जो है यह पश्चिम बंगाल में हुई थी या बंगाल में हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और इन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थोड़ी सी आर्य समाज की अगर हम बात कर लें तो बम्बई में स्थापित किया गया इसे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया बम्बई में ही आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर के द्वारा। तो आरजी भंडारकर जो हैं ये एक इतिहासकार हैं। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी सन 1873 में पुणे में, है ना, और पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि जो 3 हैं उनका संबंध महाराष्ट्र से है जबकि एक का संबंध कलकत्ता से है, वो है रामकृष्ण मिशन। और प्रश्न नंबर 22 है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा नारी कोरवन और कुरीविक्करण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार या ओडिशा? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, तमिलनाडु। और अभी बिहार के संदर्भ में ऐसा हुआ है कि कुछ जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। और सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर या फ्री स्टाइल? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि पेनाल्टी कॉर्नर जो है यह तैराकी या स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो इससे संबंधित हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3। और प्रश्न नंबर 24 है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है एवं यह किस राज्य से संबंधित है? केरल, हरियाणा, राजस्थान या कर्नाटक? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये जो यक्षगान जो एक लोक नृत्य है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 25 और हमारा अंतिम है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित है, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का कार्यकाल से संबंधित है? तो बताना है कि 149 किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे सही विकल्प
ए हो जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 जो है वो संबंधित है। तो जो दूसरा विकल्प है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, तो भारतीय संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है। और जो तीसरा है कि इनकी नियुक्ति, तो इनकी जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें उनका हस्ताक्षर और सील लगा होता है, उसके बाद नियुक्त करते हैं। और कार्यालय का कार्यकाल यानी इसका जो कार्यकाल है और इसका कार्यकाल भारतीय संविधान में कहीं भी निश्चित नहीं किया गया है। तो बल्कि जो महालेखा परीक्षक हैं इनके जो इनका कार्यकाल है कितना रहेगा, इसका जो निर्धारण है वो भारत की संसद के द्वारा किया गया है विधि बनाकर। तो ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 होगा कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसके कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 में बताया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और परीक्षा जो कि 9 सितंबर से चालू हो जाएंगे होने, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।